ये सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीआरएफ से। ठीक है, तो योर फर्स्ट यूनिट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। आई थिंक इसमें से आपको अभी तक शायद ही कुछ आता होगा। तो चलो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जिसको एनफोर्सिएबल कर देता है लॉ, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। इसकी एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, इस लाइन की हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्या हो जाएगी वो? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी के साथ। अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी भी कंबाइन हो जाती है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब पढ़ते हैं अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट की एक डेफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब इस डिफाइन को समझते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, इसमें एवरी प्रॉमिस, इसको देखते हैं पहले। ए और बी दो पार्टीज है। पूरी की पूरी बीआरएफ में आपको बस दो पार्टीज और तीन पार्टीज ही दिखेगी। इसमें है दो पार्टीज, ए एंड बी। ए प्रॉमिस करता है बी को कार सेल करने का, बी एक्सेप्ट करता है प्रॉमिस ए का कि मैं आपकी कार को एक्सेप्ट करता हूं और आपको बदले में कुछ कंसिडरेशन यानी कि कुछ मनी दूंगा आपकी कार के बदले। दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी ने प्रॉमिस किया ए को, दोनों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को, तो इसीलिए इसको कहेंगे सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? सो कंसिडरेशन क्या होगा? ए ने बी को कार सेल की, बी ने ए को इन रिटर्न 5 लाख रुपीज दिए, तो ए को क्या मिला? भाई ए ने तो कार दी, उसको मिला कंसिडरेशन क्या? 5 लाख रुपीज। बट बी को क्या मिला? बी ने तो 5 लाख रुपीज दिए, उसको इन रिटर्न कंसिडरेशन के रूप में मिली कार। तो ये हो गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मीन्स दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है। चलो एक और चीज़ लेते हैं, ये चीज़ तुम बताना। ए है एंड बी है। ए ने बी को वीट यानी कि गेहूं बेचे, बी ने ए को राइस यानी कि चावल बेचे। तो क्या बताओ यहाँ पे एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई कंसिडरेशन हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे प्रॉमिस हुआ है, बट ना यहाँ पे कंसिडरेशन हुआ है, ना यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना ही एग्रीमेंट बनेगा, बिकॉज ये एक बार्टर सिस्टम है। यहाँ पे एक कंसिडरेशन की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो कंसिडरेशन है आप उसको मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हो, तब जाके वो कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब 5 लाख जो है वो ऑलरेडी मनी की टर्म्स में ही है। अब जो कार है, कार को आप मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हो क्योंकि कार का जो अमाउंट है वो है 5 लाख, तो इसीलिए आप कार को मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कंसिडरेशन। एंड ये बार्टर सिस्टम है, इसको हम अग्रीमेंट नहीं कह सकते, इसको हम बार्टर सिस्टम ही कहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो वर्ड्स पढ़े थे, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबल को मैंने अपने हिसाब से एक नाम दिया है कन्वर्टिबल। मीन्स एक अग्रीमेंट जो कि कन्वर्ट हो सकता है लॉ, बाय लॉ इन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉ अनुमति देता है किसी अग्रीमेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आपका यहाँ पे लॉ है, लॉ किसी अग्रीमेंट को कह देता है कि हाँ आप इस अग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तब जाके वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, ये तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अब आप इसे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहो। इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? ए ने बी को कार सेल करने का ऑफर दिया है, ठीक है, इसको कहेंगे ऑफर, ठीक है। ए ने बी को दिया है। अब ऑफर दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एक्सप्रेस कि भाई ए नाम का कोई बंदा है, उसने बी को ओरली या फिर रिटन लिख के दे दिया कि मैं आपको कुछ खरीदने के लिए ऑफर दे रहा हूँ, तो वो चीज़ हो जाएगी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ऑफर या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उसको, एक्सप्रेस ऑफर कहो आप, ठीक है। ऑफर इम्प्लाइड भी होता है, एक था एक्सप्रेस ऑफर, एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। मीन्स कि ए का बिहेवियर, ए का जेस्चर और ए का पोस्चर ये शो कर रहा है कि वो बी को कुछ सेल करना चाहता है। सपोज दैट इज कार। ए का जेस्चर, पोस्चर या बिहेवियर ये शो कर रहा है कि वो बी को कार सेल करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। अब बी ने इन रिटर्न यस कह दिया ए को, और कह दिया कि मैं आपको इस ऑफर के बदले में एक कंसिडरेशन दे दूंगा जो कि मनी के टर्म्स में होगा, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने उसको कर लिया एक्सेप्ट और कहा कि मैं आपको इसका पैसा दे दूंगा। तो ये होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज। भाई लॉजिकली अगर देखा जाए तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे दो पार्टीज की नीड ऑलवेज होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टू पार्टीज चाहिए होती है, बट वो दो पार्टीज दिखनी कैसी चाहिए वो चीज़ बताता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। सबसे पहला है कि दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, मींस 18+, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में पहला पॉइंट है कि मेजर पार्टीज होनी चाहिए दोनों। सेकंड है साउंड माइंड होनी चाहिए दोनों पार्टीज, मींस कि उनमें से कोई भी मेंटली अनस्टेबल ना हो, ड्रंकन ना हो और हिप्नोटाइज्ड ना हो। ड्रंकन इन द सेंस, ड्रंकन दो टाइप्स के होते हैं, कोई तो होता है जो ओकेजनली पीता है, कोई होता है जो डेली पीता है, ठीक है। अब जो ओकेजनली पीने वाला जो बंदा है, अगर मान लो उसने ड्रिंक कभी कभी करता है वो, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने ड्रिंक नहीं कर रखी है, वो पूरे होशो हवास में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट एक जो दूसरा बंदा है जो कंटिन्यूसली डेली 24/7 ड्रंकन स्टेज में ही रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ड्रंकन के दो स्टेजेस थे, एक जो ओकेजनली पीता है और दूसरा जो डेली पीता है या फिर हमेशा ड्रंकन की स्टेट में रहता है, ठीक है। तो साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, मेजर पार्टीज होनी चाहिए दो। नेक्स्ट आता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बट वाई, ऐसा क्यों? इस टेबल को देखो, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके भी ऊपर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही तो ये तीनों कोर्ट्स काम करती है, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनमें से कहीं पर नहीं ले जा सकते। अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही कोई केस कर देता है तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कैंसल, ठीक है। पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कैंसल है हमारे लॉ के अंदर। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट के साथ, जो कि मतलब दिवालिया। इंसॉल्वेंट व्यक्ति मतलब दिवालिया, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक पर्सन जो कि जेल में है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉरेन एम्बेसडर, इनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है।
3 चीज़ें हो गई जो कि ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। नेक्स्ट आता है कंसेंट। भाई 2 पार्टीज होती है, अब दोनों की दोनों कंसेंट होना चाहिए दोनों में, मीन्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मीन्स कि दोनों पार्टी सेम थिंग के लिए सेम सेंस में रेडी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ए पार्टी ने कुछ कहा तो बी पार्टी उसका यू का यू एक्सेप्ट कर लेती है, तब जाके वो हो जाएगा कंसेंट। सो नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। ठीक है, अब इसको मैंने सावधान इंडिया मार्क कर रखा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने इसको सावधान इंडिया मार्क कर रखा है। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ्री कंसेंट क्या होता है? ठीक है, हमने कंसेंट पढ़ा था कि भाई कंसेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में, सेम थिंग सेम सेंस, यानी कि दोनों एक चीज़ के लिए ही रेडी है। जस्ट इससे प्रीवियस पॉइंट पढ़ा हमने। ठीक है, फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट होता है कि भाई कंसेंट जो आप कर रहे हो वो फ्रीली होना चाहिए। अब फ्रीली कैसे? मीन्स कि आप किसी से डील कर रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है कि ज़बरदस्ती आप वो डील कर रहे हो। ठीक है, अब वो ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट कोर्शन, ठीक है, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, अब कोर्शन क्या होता है? मीन्स कि कोई थर्ड पर्सन या फिर जो ए है, सपोज ए एंड बी 2 पर्सन से, ठीक है, ए एंड बी 2 पर्सन से। अब ए बी को ऑफर देता है, बी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट ए ने उसको गन पॉइंट पे रख रखा है बी को, और बी एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्शन का यूज़ हुआ है। ए ने बी के ऊपर प्रेशर डाला है, फिजिकली या मेंटली। ए ने बी के ऊपर प्रेशर डाला है, यहाँ पर कोर्शन का यूज़ हुआ है। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 15। अब एक बार सीरीज तो देखो, कंसेंट जो है वो सेक्शन 13 है, फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 है। सीरीज ज़रूर याद रखना। अब फ्री कंसेंट के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, कॉर्शन दैट इज सेक्शन 15, 16, 17, 18, बस 19 मिसिंग है। फिर आता है 20, 21 एंड 22, ये सब आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, कॉर्शन मैंने आपको समझा दिया कि किसी के ऊपर प्रेशर डालना फिजिकली या मेंटली, ठीक है, वो होता है कॉर्शन। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मीन्स कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करना और उससे प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, अब डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है? जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में जो टीचर होता है वो डोमिनेंट पोजीशन पे होता है और जो स्टूडेंट होता है वो लोअर पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, ये ए है, ये टीचर है, एंड बी है स्टूडेंट। ठीक है, ए ने बी को कहा, मतलब टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि तुम्हारा जो मोबाइल है 1.5 लाख का, मुझे वो दे दो तुम 10,000 में। ठीक है, अदरवाइज मैं तुमको फेल कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट हाँ कर देता है और यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हो जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सारी चीज़ें यूज़ होती है तो वो बाद में जाके कैंसिल हो सकता है। इसको कह सकते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करता है और उससे कुछ प्रॉफिट गेन करता है, वो होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगा। डॉक्टर एंड पेशेंट 2 पार्टीज है। अब डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, ठीक है, उसके बाद पेशेंट की जो रिपोर्ट्स है, डॉक्टर पेशेंट को धमकी देता है कि मैं जो आपकी रिपोर्ट्स है उसको मार्केट में लीक कर दूंगा। ठीक है, आपको ये जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की मुझे 20 लाख में देनी होगी, तब जाके मैं आपकी ये जो रिपोर्ट्स है उनको मार्केट में लीक नहीं करूँगा। तो पेशेंट मान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड तो आपने बहुत सुना होगा, बट इसको आप वर्ड्स की टर्म्स में एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसको लिखने का एक डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, फ्रॉड का मतलब होता है कि किसी भी अनट्रू स्टेटमेंट को, यानी कि गलत स्टेटमेंट को आपने सही प्रूव किया है और किसी को बताया है,
वो होता है फ्रॉड। मीन्स कि किसी भी गलत चीज़ के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जो कि गलत है आपने उसको सही करके बताया। इसका आप एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉड का। सपोज ए ने बी को कार सेल की, ठीक है, ए ने बी को कार सेल की। अब ए को तो पता था कि उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है, उस कार का इंजन भी डैमेज है, जो कि एक मेन चीज़ होती है कार में। तो ए ने ये चीज़ बी को बताई नहीं, उसको पता थी फिर भी, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा फ्रॉड कि ए को पता था कार डैमेज है, कार का इंजन डैमेज है, बट तो भी उसने बी को सेल की और बी का एक्सीडेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सपोज दैट फ्रॉड इज द सन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको इसका बेटा मान लो मेरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए और बी दो पर्सन है। अब ए के पास ज़मीन थी 50 एकड़, सॉरी, हाँ 50 एकड़। ए के पास लैंड था 50 एकड़ का। वो बी को सेल करता है और कहता है कि ये 50 एकड़ की ज़मीन है। बट जो ये कैलकुलेशन हुआ था ना 50 एकड़ का, ये बहुत टाइम पहले के अकॉर्डिंग हुआ था। मीन्स कि कुछ 30 से 40 साल या उससे भी पहले ये कैलकुलेशन हुआ था। जब ये कैलकुलेशन फिर से हुआ कि जो लैंड है वो कितने एकड़्स की है, तो वो आया कुल 48 एकड़्स, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि ए को भी इसके बारे में नहीं पता था और बी ने जब सर्च किया तब उसको पता चला कि ए ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसको कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन कि ए को सही चीज़ पता ही नहीं थी उस चीज़ के बारे में, उसको जैसा पता था उसने बी को वैसा सब कुछ बता दिया। दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। तो मिस्टेक्स के दो पार्ट है और उनके भी दो सब पार्ट है, ठीक है। तो हम मिस्टेक को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका फ्री कंसेंट। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप सो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट जो कि है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में मिलना। और जो चीज़ रिटर्न में मिल रही है उसको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन तो हमने समझ लिया, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। तो एक कंसिडरेशन कब होगा? जब एक कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होगा। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग बना होगा। इंडिया के लॉज क्या कहते हैं कि मेजर पार्टीज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब किसी भी उस पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा है, ऐसा पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है? हमारा इंडियन लॉ कहता है, ठीक है। अब सपोज ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। बी कौन? ये तीनों पार्टीज। और बी इन रिटर्न उसको पेमेंट नहीं करता, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है ही नहीं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसने इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिनको हमारा इंडियन लॉ परमिशन देता ही नहीं है। तो इसको लॉफुल कंसिडरेशन या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बिकॉज इसमें लॉफुल चीज़ें तो यूज़ ही नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीन्स कि आप कुछ भी परचेज करने जा रहे हो, ए परचेज करने जा रहा है बी से, ठीक है। क्या परचेस करने जा रहा है? वो ऑयल परचेस करने जा रहा है, बट उसने ये नहीं बताया कि उसको कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है। वो बस कह देता है कि मुझे 100 बैरल चाहिए हैं ऑयल के, बट उसने ये नहीं बताया उसको क्रूड ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए या फिर फॉर्च्यून ऑयल चाहिए। उसने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसे क्या खरीदना है, इसलिए इसको कहेंगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीन्स उसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है क्वांटिटी या फिर क्वालिटी या फिर कोई ऐसी थिंग जो कि बताना ज़रूरी थी, यह उसने डिफाइन नहीं किया है, इसको कहेंगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट आता है पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पॉसिबल होना चाहिए है परफॉर्म करने के लिए। अब सपोज ए बी को कार ऑफर करता है, बी इन रिटर्न यस करता, उससे पहले जो आपकी कार है वो जल गई। तो अब बी का यस आया कब? कार के जलने के बाद।
तो क्या अब ए बी को जली हुई कार देगा? नहीं, ए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कार तो जल चुकी है और ना ए बी को जली हुई कार दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। अब ये जो आपने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड यानी कि कैंसल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये जो 9 पॉइंट्स है या फिर जो ये 10 पॉइंट्स है इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, अगर इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, अगर सारी चीज़ें सही होती है तो एक एग्रीमेंट इन फ्यूचर जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, और ये जो सारे टॉपिक्स है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, आपके सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब।